बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क क्या है वो। इसके अलावा अगर इसी में टाइम बचा तो हम स्टेम सेल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो ये दो मौज़ूआत हमारे हैं और कोशिश करते हैं उन दोनों को हम कवर करें। तो सबसे पहले सेल्स की दो बड़ी अक़साम हैं। सेल तो यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं और ये यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहलाता है कि इसमें ज़िंदगी की सारी खसूसियात शामिल होती हैं। और ये सेल बुनियादी तौर पर दो तरह के हैं। एक सेल को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे सेल्स को कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले इन दोनों के नाम में फ़र्क क्यों है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब है प्रीमिटिव या पुराना कदीम शुरू में जो भी चीज़ होती है वो बहुत सादा होती है। इसी तरह यहाँ पर है यूकैरियोटिक। यू का मतलब है ट्रू और कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। कैरियोटिक उसकी एडजेक्टिव है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल वो है जिसमें शुरू के दौर का सिंपल सा न्यूक्लियस है या न्यूक्लियस जैसी कोई चीज़ है जिसको न्यूक्लियस भी नहीं कहा जा सकता। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स वो है जिसमें ट्रू बाकायदा सही मानों में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो अब अगला सवाल पैदा होगा कि क्या इन दोनों सेल्स में सिर्फ यही फर्क है या कोई और फर्क नहीं है। तो अभी देखते हैं पॉइंट बाई पॉइंट कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल में फर्क क्या है। तो हम एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल्स को रखते हैं। इनकी सबसे पहली खूबी ये है कि नो डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। ये वो सेल्स हैं जिसमें बाकायदा कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स वो हैं जिसमें हैव डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि इनके अंदर एक वाज़ेह न्यूक्लियस पाया जाता है। अब डायग्राम जरा देखें तो पता चलेगा। मसलन ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस तो नहीं है, अलबत्ता न्यूक्लियर मटेरियल है जिसको बाज़ औक़ात क्रोमोसोम कहते हैं, बाज़ औक़ात इसको डीएनए भी कहा जाता है। और इसके गिर्द थोड़ा सा पतला सा साइटोप्लाज्म है, कोई कवर नहीं है इसमें। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये एक नहीं दो मेम्ब्रेन से कवर्ड जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम अंदर है। यानी यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स को दो मेम्ब्रेन के जरिए कवर किया गया है। तो यूं समझ लें मटेरियल तो दोनों के पास है, लेकिन एक में मटेरियल नॉन प्रोटेक्टेड है, एक में मटेरियल प्रोटेक्टेड है बाय टू मेम्ब्रेन्स। तो ये बड़ा फर्क है। इसी बुनियाद पर इनके नाम रखे गए। एक को जिसमें न्यूक्लियस वाज़ेह ना हो प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, दूसरा जिसमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद हो उसको यूकैरियोटिक। दूसरा फर्क, जब न्यूक्लियस जैसा अहम तरीन ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है तो इसमें कोई और ऑर्गेनल भी नहीं हो सकता है। नो एनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब क्या है, जिसमें मेम्ब्रेन मौजूद हो, जिसको मेम्ब्रेन ने कवर किया। इसमें न्यूक्लियस ही नहीं, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल में हैव a variety of membrane bounded organelles। इनके अंदर कई तरह के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। किनके अंदर? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट वगैरह वगैरह, वो सारे उधर हो सकते हैं, इधर ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी चीज, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि राइबोसोम्स आर द ओनली ऑर्गेनल्स। इनके पास अगर कोई ऑर्गेनल है तो वो सिर्फ राइबोसोम है, और ये राइबोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। इनके पास भी हम लिख सकते हैं राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब है कि राइबोसोम्स दोनों में मौजूद है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत फर्क है। फर्क क्या है? इनके राइबोसोम्स सेटल
8 70s सेटल या सेडिमेंट एक ही बात है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। जब सेंट्रीफ्यूज में इनको रखा जाता है तो इनके राइबोसोम छोटे होने की वजह से 70s पर सेडिमेंट हो जाते हैं या लाइन बनाते हैं, जबकि इनके राइबोसोम्स सेडिमेंट 8 80s, ये इनके राइबोसोम थोड़े से बड़े हैं इसलिए वो 80s पर सेडिमेंट होते हैं। अब ये 70s और 80s स्वेडबर्ग यूनिट है जो सेंट्रीफ्यूगेशन में इस्तेमाल होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके यहाँ नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हर राइबोसोम 2 सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। इनके अगर स्मॉल और लार्ज को हम सेडिमेंट करना चाहें तो 50 और 30s पर स्मॉल और 50s पर लार्ज सब यूनिट सेडिमेंट होता है इनका, जबकि इनका 40s पर स्मॉल और 60s पर लार्ज सब यूनिट सेडिमेंट होता है। मतलब ओवरऑल ये हुआ कि इसका स्मॉल सब यूनिट उनके स्मॉल सब यूनिट से छोटा है, इनका लार्ज सब यूनिट उनके लार्ज सब यूनिट से छोटा है और ओवरऑल राइबोसोम इनका छोटा है उनका बड़ा है। ये भी एक फर्क है। इसके अलावा एक और फर्क भी है, राइबोसोम्स आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। इनके राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं, इस तरह से बिखरे हुए राइबोसोम्स होंगे, जबकि उनके राइबोसोम्स यूकैरियोट के राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड भी होंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी होंगे। तो इस अटैचमेंट या प्रेजेंस में भी फर्क होगा। ठीक हो गया। ये है। इसके बाद और क्या फर्क है एक एक करके मजीद देखते हैं। एक और फर्क ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम, और ये सिंगल क्रोमोसोम भी सर्कुलर इन शेप होता है। मतलब क्या हुआ, प्रोकैरियोट का जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से रिंग शेप का होता है। अच्छा, इसको भी क्रोमोसोम बाज हजरात कहते हैं, बाज साइंसदान कहते हुए एहतियात करते हैं। क्यों? क्रोमोसोम वो है जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, बैक्टीरिया के या प्रोकैरियोट्स के सेल में जो क्रोमोसोम है उसमें डीएनए तो है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, कोई और प्रोटीन। अब हिस्टोन ना होने की वजह से इसको क्रोमोसोम कहें या ना कहें थोड़ा हिचकिचाना पड़ता है, जबकि इनके पास मेनी क्रोमोसोम्स, प्रोकैरियोट्स के पास इन मोस्ट केसेस क्रोमोसोम्स की तादाद ज्यादा होती है। अगर वहां भी बाज ऐसे हैं जिसमें एक क्रोमोसोम होगा लेकिन वो कभी भी सर्कुलर फॉर्म में नहीं। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? बस आप ये याद रखें कि इनका क्रोमोसोम भी एक है और वो सर्कल की शक्ल में है, जबकि यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभार एक भी हो सकता है, लेकिन वो सर्कुलर नहीं होंगे, लॉन्गिट्यूडनल या एलोंगेटेड होंगे। इसके अलावा सम एक्स्ट्रा डीएनए पीस या डीएनए जो सर्कुलर डीएनए है कॉल्ड प्लास्मिड में बी फाउंड। प्रोकैरियोट्स में कुछ सेल्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें जो मरकजी सर्कुलर डीएनए है उससे हट के एक छोटा सा और सर्कुलर डीएनए हो सकता है जिसको प्लास्मिड कहते हैं। ये प्लास्मिड उधर यूकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनमें प्लास्मिड एक से ज्यादा भी है। तो 3 बातें होंगी, प्लास्मिड कुछ बैक्टीरिया में है, यूकैरियोट्स में है ही। दूसरी बात, प्लास्मिड कुछ बैक्टीरिया में एक है, कुछ बैक्टीरिया में एक से ज्यादा भी है। तो ये एक्स्ट्रा डीएनए है जिसका काम मरकजी डीएनए से हट कर। इसके अलावा इन मोस्टली यूनिसेलुलर, ये जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं या ज्यादा से ज्यादा कॉलोनियल हो सकते हैं और कॉलोनियल, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर। ये भी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं।
यूनिसेलुलर किसी सेल को कब कहा जाता है? अगर एक सेल जिंदगी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करे, खुराक भी खुद ले रहा हो, रिप्रोडक्शन भी खुद कर रहा हो, रेस्पिरेशन भी खुद कर रहा हो और डिफेंस भी खुद कर रहा हो, इंडिपेंडेंट हो एक सेल, तब उसको सेल नहीं कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं ये सब के सब इस तरह अकेले रहते हैं या ग्रुप की शक्ल में भी रह सकते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर भी हैं, ग्रुप की शक्ल में कॉलोनीज में भी रहते हैं और मल्टीसेलुलर भी। मल्टीसेलुलर उनको कहते हैं जिनमें सेल्स की तादाद ज्यादा हो और सेल्स ने आपस में काम तकसीम किया हो, डिवीजन ऑफ लेबर हो, उनमें टिश्यूज हो, उसको ही मल्टीसेलुलर कहा जाता है। वहाँ सेल्स के ग्रुप काम करने के माहिर होते हैं, सबका इज्तिमाई काम पूरे जानदार के काम में होता है। ये है। इसके बाद सर लेबर डिवीजन कॉलोनियल में भी होती है जी, कॉलोनियल सेल्स में भी कौन सी डिवीजन? लेबर डिवीजन नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर कॉलोनियल में नहीं होती। मैं मिसाल बताता हूँ, आप यूं समझो ये सेल्स की एक चेन है, इंडिपेंडेंट इसको कॉलोनी कहा जाता है। जी सर। यहाँ हर सेल अपना अपना काम खुद करता है, सिर्फ एक काम मुश्तरक है, जहाँ जाएंगे ये हरकत एक साथ करेंगे, बस एक हरकत में सिमिलरिटी इनमें है, बाकी हर काम हर सेल इंडिपेंडेंट है। आप इसकी मिसाल यूं समझो, घर के अफराद और पड़ोसियों में क्या फर्क है? घर के अफराद के मफादात एक है ना, यस सर। घर का कोई नुकसान हुआ तो सबका तकलीफ, फायदा हुआ तो सब खुश। जी पड़ोसियों को क्या फर्क पड़ता है? तो ये एक दूसरे के पड़ोसी जरूर हैं, लेकिन आपस में इन्होंने काम तकसीम नहीं किया है, इसलिए ये कॉलोनी कहलाती है। अगर बहुत सारे सेल्स हों इकट्ठे, अब मसलन इनमें से एक सेल सांस लेकर ऑक्सीजन ला रहा हो, ये ऑक्सीजन इसको भी दे रहा हो, इसको भी खुद भी यूज कर रहा हो, ये सेल खुराक को हजम करके इसको भी दे रहा हो, इसको भी, तो काम तकसीम करना इसको कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर ये है। अगर ऐसा कोऑर्डिनेशन पाया जाए तो इनको टिश्यूज भी कहते हैं, इनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ठीक हो गया? यस सर। एक और पॉइंट आपसे शेयर करते हैं कि प्रोकैरियोट्स में जब भी सेल वॉल अगर मौजूद हुई, सेल वॉल व्हेन प्रेजेंट, तो प्रोकैरियोट्स में ये किस चीज की बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी। एक केमिकल है जिसको पेप्टाइडोग्लाइकेन कहा जाता है, ये सिर्फ इनके पास होता है और कहीं नहीं। जबकि यूकैरियोट्स में सेल वॉल जब मौजूद हो, सेल वॉल व्हेन प्रेजेंट, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं होगी, बल्कि या सेलुलोज की होगी या काइटिन की होगी। तो ये भी एक बड़ा फर्क है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स की मिसाल हमारे पास क्या है? इनकी मिसाल है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया तो एक जनरल टर्म है, 3 कैटेगरीज आती है। कुछ को हम कहते हैं आर्किया, कुछ को कहते हैं यूबैक्टीरिया और कुछ को कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये सारे प्रोकैरियोट्स में आते हैं, जबकि इन तीनों ग्रुपों के अलावा जितने हैं वो सारे यूकैरियोट्स में आते हैं। सारे के सारे एनिमल्स, सारे के सारे प्लांट्स, सारे के सारे फंजाई, सारे के सारे एल्गी और प्रोटोजोआ, ये सब के सब यूकैरियोटिक सेल्स बने हैं। अच्छा, अब एक और छोटा सा नुक्ता याद रखना है, रिप्रोडक्शन तो किसी भी सेल या जानदार में है। ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनकी रिप्रोडक्शन का दारोमदार एक टाइप की सेल डिवीजन है जिसको कहा जाता है बाइनरी फिशन। यानी इनमें सेल डिवीजन अगर हुई तो कैसे होगी? बाइनरी फिशन के जरिए होगी। और उनमें सेल डिवीजन अगर हुई प्रोकैरियोट्स में तो ये माइटोसिस कहलाएगी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये जुमला भी जरा सुन ले। ये जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं उसमें और माइटोसिस में क्या फर्क है, ये आप जरा समझ लें तो बेहतर है। मसलन ये फर्ज करें एक बैक्टीरिया का सेल है, इसमें ये सिंगल सर्कुलर डीएनए है। जब इस सेल ने डिवाइड होना हो तो ये सर्कुलर डीएनए अपनी कॉपी बनाता है इस तरह से, और कॉपी बनाने के बाद फिर ये सेल थोड़ा सा खींच के लंबा हो जाता है, एलोंगेशन हो जाती है। फिर ये इसकी दोनों कॉपियां जो डीएनए की थी ये अलग हो जाती है।
इसी दौरान इसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है। ये इन्वेजिनेशन चलती रहती है और सेल बहरहाल डिवाइड होकर दो हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कोई माइटोटिक अपरेटस नजर नहीं आया क्योंकि इनके पास सेंट्रियोल नहीं, माइटोटिक अपरेटस नहीं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या हो रहा है, ये इस तरह का सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस डिवाइड होना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग इवेंट है। इसको मुश्किल से आधा घंटा लगता है, बल्कि 20 से 25 मिनट में ये मुकम्मल हो जाता है। जबकि इनको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपने क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करना पड़ता है अंदर, करने के बाद फिर यहाँ पर माइटोटिक अपरेटस बनता है। माइटोटिक अपरेटस बनने के बाद फिर आपको बताया था कि इसमें तो कई स्पिंडल फाइबर हैं, काइनेटोकोर्स हैं, एस्टर्स हैं। फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। फिर एक ही क्रोमोसोम के साथ एक काइनेटोकोर इधर से अटैच होता है, एक उधर से अटैच होता है, इसके साथ भी ऐसा होता है। फिर ये खींचते हैं तो क्रोमोसोम दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं। फिर इसके गिर्द नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, इसके गिर्द और नई मेम्ब्रेन बनती है, फिर जाकर यहाँ साइटोकाइनेसिस होता है। तो दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और माइटोसिस को कंप्लीट होने में 24 से 30 घंटे लग सकते हैं। जबकि इस डिवीजन को होने के लिए, जिसको हमने बाइनरी फिशन कहा, इसको होने में 20 से 25 मिनट लगे इसे। तो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस, दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो प्रोकैरियोट जो भी सेल डिवीजन करेगा वो बाइनरी फिशन के जरिए करेगा, जबकि यूकैरियोटिक जो कॉमन सेल डिवीजन की टाइप है वो माइटोसिस है, कभी कभार मियोसिस भी होता है। याद रखेंगे बेटा? तो आज के बाद ये, हालांकि ये लफ्ज बहुत इस्तेमाल हुआ है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का की टर्म्स हमने बहुत इस्तेमाल की जब हम ऑर्गेनेल पढ़ रहे थे, तो आपको बताते रहते थे कि ये प्रोकैरियोट में है, ये यूकैरियोट में है। आज हमें वो मौका मिला तो हमने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में फ़र्क वाज़े करने की कोशिश की। और ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी प्रोकैरियोट का लफ्ज आए आपके जहन में, तो आपका ध्यान 3 तरह के जानदारों की तरफ जाना चाहिए, आर्किया, यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। सिर्फ ये 3 ग्रुप प्रोकैरियोट हैं, बाकी सब यूकैरियोट हैं। तो अब आप क्या समझेंगे, इनमें से ज्यादा कौन है, ज्यादातर जानदार कौन से हैं? ज्यादा यूकैरियोट्स हैं। अब मैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, एक निशानी बताता हूँ। अभी तक जो रजिस्टर्ड लिविंग थिंग्स की अक़साम है ना, वो है कोई 25 लाख अक़साम के जानदार रजिस्टर्ड हैं जो साइंसदानों ने डिस्क्राइब किए, और इससे कई ज़्यादा अभी डिस्कवर हो रहे हैं। उनमें से बैक्टीरिया की, ये इन तीनों की टोटल तादाद हजारों में है। तो 25 लाख को एक तरफ रखो, फर्ज करें 10,000 को एक तरफ रखो, तो किसकी तादाद ज्यादा है? 25 लाख के ज्यादा है। तो यूकैरियोट ज्यादा है, प्रोकैरियोट कम है। एक नुक्ता ये याद रखना। एक और पॉइंट, जिंदगी जब शुरू हुई थी इस प्लेनेट अर्थ पर, तो पहली लाइफ किस शक्ल में थी? वो प्रोकैरियोट। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी का आगाज प्रोकैरियोटिक फॉर्म में हुआ है, इनमें तरक्की होते होते यूकैरियोट्स बने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोट्स आर द एंसेस्टर्स ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के एंसेस्टर्स हैं। ये वाली बातें मैं आपको बताऊंगा इवोल्यूशन का जब चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे बने। ठीक हो गया जी? अच्छा, इसके बाद एक और दिलचस्प मौजू आ गया हमारे सामने, और वो है स्टेम सेल्स। ये लफ्ज बहुत पुराना नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, नया इस्तेमाल हो रहा है इस नाम के साथ, वरना असल नाम है इनका डिवाइडिंग सेल्स। डिवाइडिंग सेल्स, प्लांट्स में इनको क्या कहते थे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और एनिमल्स में इनको कहते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स भी कहते हैं, जर्म लाइन सेल्स भी कहते हैं, डिवाइडिंग सेल्स भी कहते हैं, सबका मतलब एक है। लेकिन
आज हम जिस तरह से पढ़ने वाले हैं उससे थोड़ा सा एक और मफहूम हमारे सामने आएगा स्टेम सेल कहते क्यों। तो पहली बात तो ये याद रखना, एक सेल जब मैच्योर नहीं होता है तो उसकी कैफियत, उसकी स्ट्रक्चर किसी और हालत में होती है। यही सेल जब स्पेशलाइज हो जाता है, मसलन ये न्यूरॉन बन चुका है, अब ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह अगर ये बोन का सेल बना, ये भी डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह अगर ये मसल का सेल बना तो इन मोस्ट केसेस ये भी डिवाइड नहीं हो सकता, कुछ मसल्स के ऊपर। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, स्टेम सेल्स उसको कहते हैं जो अभी स्पेशलाइज नहीं हुआ है, इसलिए ये डिवाइड होने की सलाहियत रखता है। ऐसे डिवाइडिंग सेल्स को स्टेम सेल्स कहते हैं। अब सरसरी तौर पर पहले देखें कि इनका फायदा क्या है। बहुत बड़ा फायदा है। अगर स्टेम सेल्स ना होते तो हम सब यूनिसेलुलर होते। तो यूनिसेलुलर होते हमें कौन पहचानता, कौन देखता? आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना। मल्टी सेलुलर हुए हैं तो इनकी वजह से स्टेम सेल्स ये डिवाइड होकर सेल्स की तादाद बढ़ाते गए, फिर वो सेल्स स्पेशलाइज होकर कॉलोनियल भी बन गए, सिंपल मल्टी सेलुलर भी बन गए, मल्टी सेलुलर भी बने। तो जानदारों का इवोल्यूशन इनसे। दूसरी बात, अगर ये स्टेम सेल्स ना होते तो हमारी डेवलपमेंट भी नहीं होती। डेवलपमेंट आपको मालूम है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द साइज एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स। शुरू में तो हर जानदार इस तरह यूनिसेलुलर होता है ना, जाइगोट, उसके बाद बढ़ता चला जाता है। इंसान भी इन्हीं मराइल से गुजरता है। तो डेवलपमेंट भी इनके ऊपर डिपेंड करती है। तीसरी बात, डेवलपमेंट के बाद ग्रोथ शुरू होती है, साइज में इजाफा, ये भी इनकी वजह से होता है। अगर ये ना होते तो हमारी ग्रोथ भी नहीं होती। ग्रोथ भी होगी, चलो इंसान की ग्रोथ कब तक होती है? 25 साल तक। 25 साल के बाद भी इनकी अहमियत खत्म नहीं होती। अब क्यों? अब इसलिए कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनकी वजह से होती है। हमें चोटें लगती हैं, जख्म लगते हैं, उन जख्मों को भरने के लिए नए सेल्स आकर उनकी जगह डिवाइड होकर उसको फिल करते हैं। इसके अलावा भी इनकी जरूरत है। इस स्टेम सेल से ही हमारे बहुत सारे सेल्स हैं जिनकी उम्र मुख्तसर है, वो नए सेल्स आते हैं। मसलन खून के सेल्स 120 दिन में तो मर जाते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स। तो इनके मरने के बाद नए सेल्स कहाँ से आएंगे? ये स्टेम सेल्स में जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेम सेल्स वो है जो हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। हमारे साइज, हमारी शेप, हमारे डेवलपमेंट, हमारी रिप्रोडक्शन, हमारी कह सकते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट सेल्स, ये सब कुछ इनकी वजह से। अच्छा, अब ये मैंने मिला के पढ़ा, बुक को आप पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इनमें दो तरह का फर्क बताया गया है स्टेम सेल्स का। एक है एडल्ट, दूसरे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एक है एडल्ट स्टेम सेल्स, एक है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, और तीसरी टाइप इंसान ने आर्टिफिशियली बनाई है जिनको इंड्यूस्ड स्टेम सेल्स कहा जाता है। तो इन तीनों में फर्क क्या है? पहला फर्क एडल्ट में करते हैं। मसलन इंसान है, एडल्ट इसलिए कहा कि जब इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट का मरहला मुकम्मल हो गया हो तो इसमें तमाम सेल डिवाइडिंग सेल तो नहीं होती। मैंने पहले कहा स्पेशलाइज्ड सेल तो डिवाइड हो ही नहीं सकते। तो ये मखसूस जगहों पर रखे हुए हैं। मसलन स्किन में मौजूद होंगे, मसल्स के बीच बीच में होंगे, हड्डी के अंदर होंगे स्टेम सेल्स। इसी तरह रेड बोन मेरो में होंगे। तो मखसूस जगह हैं जहां ये स्टेम सेल्स पाए जाते हैं और इनको कहा जाता है प्लूरीपोटेंट। अब ये प्लूरीपोटेंट का मतलब क्या है? आगे हम इनकी पोटेंसी भी पढ़ने वाले हैं। कहना ये है, पोटेंसी का मतलब है हर स्टेम की सलाहियत एक जैसी नहीं है। सलाहियतों के फर्क के लिहाज से 5 अक़साम हैं, लेकिन अभी हम 3 अक़साम पर बात कर रहे हैं। एक एडल्ट स्टेम सेल्स, ये क्या करेंगे? हमारे खून के जो सेल्स हैं उनको बनाते हुए भेजते रहेंगे खून में। इसी तरह अगर कोई कट लगता है, वियर एंड टियर होता है, तो उस जख्म को भरने में ये मदद करेंगे। तो ये एक छोटी सी फैमिली के सेल्स बना सकते हैं। ऐसे स्टेम से हर तरह के सेल्स नहीं बन सकते। मुख्तसर आप ये फर्क, हाँ, ये फर्क ध्यान रखना है कि जो प्लूरीपोटेंट है
वो एक खास कैटेगरी के कुछ अक़साम के सेल तो बना सकते हैं, हर तरह के सेल्स ये नहीं बना सकते। इसीलिए हम अगर ये एक उसके उलट है टोटीपोटेंट, अगर हमारे सारे ये स्टेम सेल्स टोटीपोटेंट होते तो हम कभी बूढ़े होते ही नहीं, क्योंकि टोटीपोटेंट उनको कहते हैं जिनमें एक ही सेल हर तरह के सेल बनाने की सलाहियत रखता है, जबकि हमारे ये जो एडल्ट होने के बाद प्लूरीपोटेंट है, ये एक खास कैटेगरी के सेल्स तो बना सकते हैं, हर तरह के सेल्स नहीं बना सकते। इसके बरक्स हैं एम्ब्रियोनिक। सर ये एज वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है? जी एज वाइज इनमें फर्क आ जाता है। एम्ब्रियोनिक में शुरू में ये टोटीपोटेंट होते हैं, जैसे मसलन एम्ब्रियो है, जाइगोट एक सेल है ना, जी सर। इसी सेल की डिवीजन से जो नए सेल्स बनेंगे उनको डॉटर सेल्स कहते हैं। जी सर। इनमें से जो डॉटर सेल्स होंगे हो सकता है वो मजीद स्टेम सेल के तौर पर काम करें, डिवीजन जारी रखें, या कोई स्पेशलाइज होकर किसी से ब्रेन का सेल बन गया, किसी से हड्डी का सेल बन गया, किसी से मसल का सेल बन गया, किसी से स्किन का सेल बन गया, तो ये स्पेशलाइज हो गया। तो इसी से हर तरह के सेल्स बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं शुरू में ये टोटीपोटेंट होता है, जो वक्त गुजरता है ये प्लूरीपोटेंट होते हैं। प्लूरीपोटेंट किसको कहा? जिससे कुछ खास टाइप के सेल्स तो बन सकते हैं, हर तरह के नहीं बन सकते। मसलन हड्डी के सेल सिर्फ हड्डी के जितने अक़साम के सेल हैं वो बना सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ ये जुमला, हड्डी के स्टेम सेल्स सिर्फ हड्डी के ही सेल्स बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकते, तो वो प्लूरीपोटेंट हो गए। इसी तरह जो बोन मेरो में है वो सिर्फ खून के सेल्स बना सकते हैं, तो वो भी प्लूरीपोटेंट हो जाएंगे। जो मसल के सेल्स हैं वो सिर्फ मसल्स के सेल ही बना सकते हैं, वो भी प्लूरीपोटेंट हो जाएंगे। तो अब हमें हमारे सामने एक तस्वीर आ रही है कि एम्ब्रियोनिक मरहले में शुरू में टोटीपोटेंट होते हैं, फिर प्लूरीपोटेंट हो जाते हैं, जबकि एडल्ट में ये प्लूरीपोटेंट ही रहते हैं, टोटीपोटेंट नहीं हो सकते। अब उसके बाद है आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल। कौन से? ये वो सेल्स हैं जिनको इंसान ने लैब में मॉडिफाई किया है। ये एक सेल था, फर्ज करें ये डिवाइड होकर दो सेल्स हो गए, डॉटर सेल्स बने। इनमें से हमने एक सेल को मुंतखब किया कि इसको हमने स्टेम सेल ही रखना है। तो क्या किया? सबसे पहले इनके उस जीन को आइडेंटिफाई किया गया है जिसकी मदद से ये डिवीजन को इनहांस करता है। तो बाहर से वायरस भेजते हैं, रेट्रो वायरस या कोई और वायरस जो इंसान ने लैब में कल्चर किया, उस वायरस की मदद से बाकी जीन को डिस्टर्ब करते हैं, उस सेल डिवीजन वाले जीन या जीन के ग्रुप को स्विच ऑन कर देते हैं, जिसके नतीजे में जब वो जीन ऑन होगा तो ये सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड का मतलब है बाहर से छेड़ के ऐसा किया गया, यानी एक सेल था जो बजाते खुद स्टेम सेल था या नहीं था, उसमें हमने छेड़खानी करके उसके सेल डिवीजन के जो इनएक्टिव जीन थे उनको एक्टिवेट करके उसको डिवाइड होने पर मजबूर किया। तो अब ये हो जाएगा इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। समझ आ गया बेटा? सर मतलब हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे उतने और ये पोटेंशियल होगा कि वो स्टेम सेल बने, लेकिन उनका जीन सप्रेस होगा। हाँ, उनमें तरमीम करनी पड़ेगी। मसलन प्लांट के सेल में भी मुमकिन है कि प्लांट के सेल वॉल को रिमूव करके वो केमिकल डालेंगे तो वो सेल डिवीजन वाला जीन एक्टिव हो जाएगा। कंडीशन फराहम करना जरूरी है। हमारे अंदर भी ऐसा होता है, मसलन ब्रेन के सेल तो डिवाइड नहीं हो सकते, अलबत्ता आप उसमें ऐसे केमिकल डालेंगे जिससे उनके डेंड्राइट और एक्सोन डाइजेस्ट हो जाए और वो केमिकल पीएच, टेम्परेचर और दीगर चीज़ें दे देंगे तो जीन ऑन हो जाएगा, फिर वो डिवाइड हो सकेगा। अच्छा, अब टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ये 3-4 टर्म्स हैं, हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस। ठीक है, काफ़ी था आज के लिए। Yes, sir. थैंक यू।